हेलो, सुपरिंटेंडेंट ठाकुर स्पीकिंग। मेरी फाइल का क्या हुआ ठाकुर साहब? गुप्ता जी, वो आपकी फाइल तो मेरे पास अब तक पहुंची नहीं। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? फाइल भेजे हुए तकरीबन 10 दिन हो गए। यहाँ काम रुका हुआ है, रोजाना हजारों का नुकसान हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपके टेबल पर अब तक फाइल नहीं पहुंची। गुप्ता जी, वो बात यह है कि हमारे ऑफिस में एक नया क्लर्क आया है और वो अभी तक हमारे काम करने के अंदाज से वाकिफ नहीं हुआ है। फाइल शायद उसी की टेबल पर होगी, और वो जब तक नो ऑब्जेक्शन की स्टैंप लगाकर फाइल मेरे पास नहीं भेज देता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप समझ रहे हैं ना मेरी पोजीशन? आई सी। क्या नाम है उस नए क्लर्क का? कीमती लाल सक्सेना। हे कुर्सी देवी, सारे संसार में झगड़ा कुर्सी का है। लीडर के इलेक्शन से लेकर पेट के राशन तक हर जगह तेरा ही चमत्कार है। सुनिए। बोलो माई। मैं बोल रहा हूँ पीछे से। जी। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा नाम मेरे नीचे दब गया था। कीमती लाल सक्सेना। पर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी, इस फाइल में प्लान है मेरे घर का, और उसके आगे जो मैं हिस्सा बढ़ा रहा हूँ उसका। जी। अगर आप ये प्लान जल्दी से पास करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये फाइल रख दीजिए, मैं इसको पास कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जी। जाइए। बाबूजी, आप जरा अपने टेबल का ड्रॉअर खोलेंगे? ड्रॉअर? वहाँ क्या है? जब तक घर बनता उसमें लेटने का रहता है क्या? जी नहीं, जी नहीं, कुछ रखना है। क्या रखना है? ये नोट रखना है। नोट? हाँ। मतलब आप रिश्वत देकर मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। ये तुम जैसे लोग होते हैं जो रिश्वत देकर सरकारी ऑफिसरों का ईमान खरीदते हैं। हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। उठा भी नोट यहाँ से। बताओ यार, हम लोग क्या बिकाऊ हैं? कमाल है, रिश्वत के इस युग में ये हरिश्चंद्र कहां से मिल गया, जो काम तो करता है लेकिन रिश्वत लेने से इनकार करता है। बाबूजी, आप मेरा इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मुझे भी आपके कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? जी। तो एक काम करो, बताइए। नीचे जाओ। हाँ। यहाँ नहीं, बिल्डिंग की नीचे। नीचे? वहाँ एक चाय वाला है, कुट्टी चाय वाला। कुट्टी? उसे कोई कप चाय भेज दे। बस सिर्फ एक कप चाय? हाँ, और कहना 2 चम्मच शक्कर डाल दे उसमें। 1 कप चाय में 2 चम्मच शक्कर? वाह, क्या देवता है आप। अभी भिजवाता हूँ। अरे बाबू, कीमती बाबू, कितने चम्मच शक्कर डालने को बोले? 2 चम्मच बोले हैं। 2 चम्मच। अपना वो नया कलर का है ना ऊपर, कीमती बाबू, उसको ये चाय दे के आने का। फटाफट चलो। अच्छा, आप चाय पीते? क्या? आप चाय? अपने लेडी का आवाज कम कीजिएगा। एक तो तेरा इसको का आवाज, ऊपर से तुम लोग का बातचीत का आवाज। मैं मेरा धंधा बंद कर देगा क्या? धंधा बंद करने की बात नहीं है, रेडियो का आवाज कम कीजिए। अभी तुम लोग बात करता था, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता क्या? इधर से पंच मारेगा तो तेरा सामने का दांत तोड़ डालेगा साला। मैं एक पंच मारेगा, तेरा कल का लंच भूल जाएगा। चल। अभी मैं मेरा रेडियो का वॉल्यूम कम नहीं करता, तुम लोग बातचीत का वॉल्यूम कम नहीं करता। चल। मैं पूछा आप चाय पीते हैं? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। अच्छा, ये लो, आपकी चाय का 1 रुपया। ये क्या देते भाई? चाय के पैसे। ये चाय 1 रुपये वाला चाय नहीं है भाई। फिर कितने की चाय है? 401 रुपया। 401 रुपए की एक चाय? 1 रुपया चाय का, 400 रुपया शक्कर का। मतलब 1 चम्मच 200 रुपया, 2 चम्मच 400 रुपया, 1 स्पून 200 रुपया फिक्स रेट। क्या 420 और मक्कार आदमी है ये? रिश्वत वसूल करने का निराला तरीका निकाला। ऊपर तो बड़ा शरीफ और ईमानदार बन रहा था ये। देखो साहब, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है। आपको चाय नहीं मांगते कोई बात नहीं। अरे इलायची बड़े नहीं, रहने दो भाई। कौन बार बार ऑफिस के धक्के खाता रहेगा? ये क्या कर रहे यार? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे क्या चक्कर क्या है? अरे बात क्या है? अरे ड्राइवर, आ गया।
आओ कीमती लाल, आओ, घबराओ मत। हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान सकें, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें। मेरा नाम रणबीर गुप्ता है, कंस्ट्रक्शन में हूं, बिल्डिंगें बनाता हूं, और इसी काम के लिए प्लान पास करवाना, एनओसी का ठप्पा लगाना, यह सब तुम्हारे ऑफिस से करवाना पड़ता है। तो मेरा मतलब तो तुम समझ गए होगे। मतलब यह कि तुम्हारा कोऑपरेट करना, मतलब यह कि हमारी सहायता करना, मतलब यह कि यह सब बहुत जरूरी है। तो गुप्ता जी को तो तुमने पहचान ही लिया, और मैं लाइसेंस का धंधा चलाता हूं। लोग मुझे संपत सेठ कहते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस से जो भी लाइसेंस सैंक्शन होते हैं वो मुझी को मिलते हैं, और मैं वो लाइसेंस फैक्ट्री, दुकान, होटल, थिएटर, बार वगैरह के मालिकान को बेचता हूं। मगर लाइसेंस के लिए वो सारी फाइलें पहले तुम्हारे ऑफिस में आती हैं, और जब उन पर यहां से ठप्पा लगता है तब हमारा काम आगे बढ़ता है। इसलिए वो फाइलें आते ही फौरन उन पर ठप्पा लगाकर वो फाइलें पास हो जानी चाहिए। और इसीलिए कीमती लाल, तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। तुम नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगाते जाओ और हम बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जाएं, ताकि बिल्डर्स की दुनिया में सबसे ऊंची चोटी पर हम रहें। और हम अपने काम की तुम्हें कीमत चुकाते रहेंगे। इसमें तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। और ये रहा एडवांस हमारी तरफ से 15,000। ये नहीं माना तो हम सब कहीं फंस न जाएं। ये जो तीसरे भाई साहब हैं, ये क्या चीज है? मुझे जगन धमालिया कहते हैं। मैं बहुत ऊंची चीज हूं। मेरी पहुंच दिल्ली से लेकर शमशान घाट तक, आवाज दिल्ली तक जाती है और दुश्मन शमशान तक चला जाता है। जहां मेरे दोस्तों का काम अटक जाता है ना, वहां से मेरा काम शुरू हो जाता है। समझ गए? मैं समझा था कि आप लोग शरीफ लोग हैं। शरीफ लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, मगर अभी मेरा डर निकल गया। विजय, चल नाश्ता कर ले। माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बाबा, मैंने आज तेरी पसंद का हलवा बनाया है। हलवा? नाम लेते ही मुंह में ऐसे पानी भर गया जैसे बरसात में अपने मोहल्ले में पानी भर जाता है। आहा, मेरी माँ के हाथ का बनाया हलवा अजब है उसका जलवा। अरे रे, आहिस्ता खा बेटे, आहिस्ता खा। खाने दे माँ, बहुत दिनों से मुंह की मुलाकात हलवे से नहीं हुई है, वरना कॉलेज में भजिया पाव खाते खाते जबान की हालत चप्पल के तलवे की तरह ऊबड़ खाबड़ हो गई है। अरे, तेरी शर्ट तो फटी है, ला मुझे दी, मैं सी देती हूँ। रहने दे माँ, आज गर्मी बहुत है ना, तो ये शरीर की बिल्डिंग में खिड़की का काम करती है, और जब हवा अंदर जाती है ना तो एयर कंडीशन बन जाती है। अच्छा अच्छा, जा तू दूसरी कमीज पहनकर कॉलेज जा, मैं इसे सी के रखूंगी। अच्छा माँ। सुनिए, विजय की सब कमीजें फट गई हैं। कॉलेज पहनकर जाने के लिए एक दो नई कमीजें तो ला दीजिए। इस महीने नहीं, अगले महीने ले आओ। भगवान जाने आपका वो अगला महीना कब आएगा। तकदीर नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया में शांति। जो कुछ है वो तदबीर है। तदबीर की स्याही से इंसान अपनी तकदीर की लिखाई को बदल सकता है। जैसे मैं थोड़ी सी तदबीर करके अपने सफेद बालों की शक्ल बदल रहा हूँ। तो फिर तकदीर से अपने बाल भी गुवा लीजिए ना। ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज की लिमिट होती है। बाल भी कमल, चल बेटे जल्दी कर, कॉलेज का वक्त हो रहा है। आ गया माँ। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे क्या बात है। अरे मानता ना अपने बाप की पसंद को। फैंटास्टिक।
ये इम्पोर्टेड माल है, देसी माल को मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ। आप तो देश है ना डैडी। वो बाय मिस्टेक में गलती से इंडिया में पैदा हो गया हूँ। अगर विलायत में पैदा होता ना तो वहाँ का प्रेसिडेंट होता था, मालूम। हंसता का मेरा चांस नहीं क्या? अरे नहीं है ना डैडी। तो ले इसी बात पे चले। थैंक यू डैडी। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अरे सुन, दूध तो पीता जा। नहीं माँ, कॉलेज को देर हो रही है, बाय। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? सुबह सुबह खुश खुश बेटा कॉलेज जाए और बाप को गरम गरम दूध पीने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्यों जयंती? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहना। आपने बुलाया सर? आओ खेमतिलाला जी। इनसे मिलो। ये इंस्पेक्टर मोदक। हेलो। हेलो। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए हैं। हाँ, कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं कोई अजीब सी बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर ठाकुर। पिछले कई सालों से मैं इस डिपार्टमेंट पर नजर रखे हुए हूँ और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आपके बहुत से गैर कानूनी काम हो रहे हैं। रणवीर एंड कंपनी को नाजायज तरीके से बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी जा रही है और सिर्फ संपत कॉर्पोरेशन को ही लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों कंपनियों के फाइलों को चेक करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो बिल्कुल आप जरूर देखिए, मगर एक दिन का टाइम दीजिए क्योंकि यहाँ फाइलों का ढेर लगा हुआ है। हजारों फाइलों में से वो एक फाइल निकालनी पड़ेगी। कीमतीलाल जी, ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। सर आप चाय पियेंगे? जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। जितनी जल्दी हो सके आप फाइलें निकाल कर रखिए। जी। तब तक मैं रणवीर एंड कंपनी संपत कॉर्पोरेशन जाकर उनकी फाइलें चेक करता हूँ। कीमती, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? आप गुप्ता जी को फोन कीजिए और इस नए आने वाले इंस्पेक्टर के बारे में खबर कर दीजिए। वो बहुत चालाक लोग हैं, इसको यूं संभाल लेंगे। हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा कबूल फरमाइए। नजराने के नाम पर यह रिश्वत किसी और की तरफ बढ़ाइएगा। मेरा काम रिश्वत देने वालों को पकड़ना है, रिश्वत लेना नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी छानबीन बिल्कुल सही निकली। आप लोग एक अरसे से गैर कानूनी बिजनेस करते आ रहे हैं और इसके काफी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आप यानी हमारी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब जो सवाल मैं करूंगा उसका जवाब आप देंगे, और अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आऊंगा और इन्हें कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा। फिर इन्हें यहां की बजाय कोर्ट में जवाब देना होगा। चल इंस्पेक्टर, तुझ जैसे बहुत देखे इस इलाके में नया है। हाँ, नया आया हूं, लेकिन तुम्हारी पुरानी करतूतों को उखाड़ने आया हूं। तेरा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। चल जाए यहां से, फुट। देखता क्या है, फुट। ठीक है, कोर्ट में मुलाकात होगी। जगन, ये तुमने क्या किया? हम उसे और ज्यादा पैसों का लालच देकर खरीद सकते थे। कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये हिंदुस्तान के उन बेशुमार बदनसीब लोगों में से हैं जो गरीब होने के बावजूद अपना ईमान नहीं बेचते। मगर अब होगा क्या? सोच लो, कहीं फंस न जाए। कोई नहीं फंसेगा संपत सेठ। ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है, उसे मैं संभाल लूंगा। माशी, कैलाश कॉलेज गया? हाँ बेटा। अच्छा। विजय, चला तेरे को कॉलेज छोड़ देता हूँ। इस बाइक से ज्यादा मुझे अपने पैरों पर भरोसा है। बाय। भरोसे कैसे गए? तेरे को क्या लगता है मेरी बाइक से ज्यादा तेरे पैरों में ताकत है क्या? अबे तुझे इन पैरों की महानता का पता ही नहीं। जिन ऊंचाइयों पर ये पैर जा सकते हैं ना, वहां तेरी ये फटफटी नहीं जा सकती। अबे ओ फिलोसफर की औलाद, ज्यादा बात मत कर, सीधी तरह से बैठ जा। तेरे पैर थक सकते हैं लेकिन मेरी बाइक कभी नहीं। हाँ। तेरी फटफटी पंचर हो सकती है मगर मेरे पैर नहीं। अगर विश्वास नहीं हो तो फिर रेस हो जाए, तेरी फटफटी और मेरे पैरों में। क्या मतलब? मतलब ये कि तू अपनी फटफटी पर कॉलेज जा और मैं अपने पैरों पर जाता हूँ। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। लगता है तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। वो तो कॉलेज जाकर ही पता चलेगा किसका क्या ढीला हो गया है। अच्छा, तो लग गई। अगर तू हार गया तो आज मैं दिन भर कामनी से बात नहीं करूंगा, और अगर मैं पहले पहुंच गया तो दिन भर तू कामनी से बात नहीं करेगा। कामनी? चल मंजूर है। तो फिर चल, तैयार हो जा। ऐसा नहीं रहना, अभी एकदम फटाफट 1 2 3 बोल। 1 2 3। 1 2 3।
दूंगी। अरे 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 कहाँ फंस गया यार। वो गलती तुम्हारी छत की है। तुम्हारा छपरा कमजोर था इसलिए मैं गलती से अंदर आ गया। लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी बड़ी होकर भी नंगी नहाती हैं, शर्म नहीं आती? क्यों, तू कपड़े पहन कर नहाता है क्या पुत्रू? हाँ नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं। तू निकलता कि नहीं यहाँ से, नहीं तो ऐसे ही बाहर आ जाऊं। नहीं ऐसे बता रहा, मत ऐसे बता रहा। मैं जाता हूँ मगर मैं बाहर किधर से जाऊं? उधर से। उधर से? उधर से किधर से? उधर से। किधर से? उधर से। किधर से? अरे पुत्रू, उधर से, मैंने कहा ना, उधर से। किधर से? उधर से। अबे जाता है क्या बाहर? जाता हूँ। बताओ साला, क्या टाइम आ गया है, लोग सड़क छोड़ के छत पे भागता है। इंस्पेक्टर, इसने एक आदमी को ट्रक से उड़ा दिया था और भाग रहा था। अरेस्ट हिम। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ी है, चल। अरे सुन, तूने कमल को देखा? अभी तक आया नहीं यार। ताला बड़ी शर्त लगा रहा था, देखी मेरी पैरों की ताकत, हार गया ना। पैरों की ताकत तो देख ली भाई, लेकिन मैं अटक गया था। और मैं लटक गया था, फिर भी तेरे से पहले पहुंच गया। अरे बेटे, जो मैं करके आ रहा हूँ तो सुनेगा तो तेरा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। और जो मैं देख के आ रहा हूँ, अगर तू देखता ना तो तेरी आंखें खुली की खुली रह जाती। अच्छा बाबा, तू बड़े बाप का, तू जीता अब तो खुश। अरे अभी कहां से खुश, असली खुशी तो अभी स्टार्ट होने वाली है। याद है ना अपनी शर्त, वही कामनी वाली। हाय कामिनी। अरे यार क्या दिख रही यार, आज की शर्त कल तक पोस्टपोन कर दे। बिल्कुल नहीं। अबे तू भेंगा बन के क्या देख रहा है? तुझ भैंगे को देख रहा हूँ। अबे अबे तेरी आंखें सीधी हो गई, तू मुझे भी टप्पू मार दे, जल्दी 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 कर। नहीं नहीं, तू ऐसे अच्छा लग रहा है, तू ऐसे रहे। हाय कामनी। हाय विजय। हाय कमल। तेरे को हाय बोल रही है। ये क्या बात हुई कमल, मैं तुम्हें विश कर रही हूँ और तुम बजाय जवाब देने के अपना मुंह फेर रहे हो। कमल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देते?
ये अचानक तुम इतने घमंडी कैसे हो गए कमल? यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, मुझसे भी आकर रहा है, इसी बात का जवाब ही नहीं देता। ब्लडी शो ऑफ। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है। सुबह सुबह एक लड़की आई है तो खुद चलकर हेलो कहना चाहिए। हेलो। वो तो इनसे हुआ नहीं, तुमने हेलो कहा और उसका भी जवाब नहीं दिया। अरे जवाब ना सही तो शक्ल दिखाकर हेलो में सर तो हिलाना चाहिए। अरे ऐसे घमंडी लोगों को तो सूखी घास तक नहीं डालनी चाहिए। चलो जाने दो विजय, जाने दो। मेरा मूड ऑफ हो गया। चलो यार कैंटीन चलते हैं, बटाटा खिलाओगे? हाँ, खिलाओ। चलो चलो। अच्छी बात है बेटे, मैं भी बताऊंगा तुझे। अबे दिखता नहीं क्या? गोल पास उधर है। अबे साले पहले मेरी आंखें तो ठीक कर। एक मिनट, ऐसे ही खड़ा रहना। थैंक यू। अरे विजय, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ। क्या काम है? हाँ, वो प्रोफेसर ने कहा है कि ट्यूटोरियल में 6-7 अच्छे शेर लिख कर लाना। मुझे तो शेर के नाम से डर लगता है, लिखूं क्या? बस इतनी सी बात है। हाँ। अरे बैठो बैठो बैठो, बैठो ना, मैं लिख कर सुनाता हूँ, बाद में तुम कॉपी कर लेना। ठीक है। मेम साहब, हाँ? आपका ध्यान किधर है? यही तुम्हारे पास। इश्क मोहब्बत वाली शायरी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। तुम्हारी इश्क और मोहब्बत की शायरी ही तो असली जिंदगी है। इरशाद। ये आप चिल्ला क्यों रही हैं? बुजुर्गों ने कहा है कि दिल खोलकर ऊंची आवाज में दाद देनी चाहिए। मगर मैंने तो भी शेर सुनाया ही नहीं। हाँ? मैं तुम्हें एडवांस में दाद दे रही हूँ। हाँ, अर्ज किया है, बर्बादियां बटोर कर सारे जहां की, जो कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। अरे जानी जियो, बहुत अच्छे, जमे रहो। जमे रहो? मेरा मतलब है कि शेर शायरी के मैदान में ऐसे जमे रहो। समझो जम गया। आगे सुनो। मैंने तो शेर पूरा ही नहीं किया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है दूसरा वाला। दूसरा? हाँ। सुनाऊं? या रब कहीं से इश्क का बाजार भेज दे, दिल बेचता हूँ कोई खरीदार भेज दे। वाह, क्या शॉट मारा! शॉट? मेरा मतलब है क्या शेर मारा। शेर कहा, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। आधा वर्ष है, एक और शेर। लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम जो कहती हो कि पागल हूँ तो पागल ही सही। यार इस पेले की औलाद को फुटबॉल सिखाया किसने? यार तू हम लोग को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? तू देखता नहीं मैं काम नहीं के साथ? वही तो। वाह विजय वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारी कंपनी में रहकर तो कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, वरना आजकल कुछ लोग ऐसी सूरतें लेकर फिरते हैं कि कोई जिंदा भी देखे तो मुर्दा हो जाए। एक मिनट, सुना? शट अप। वैसे यहाँ कुछ बेहुदा खिलाड़ियों की वजह से शोर हो रहा है, बाकी के शेर कल सुबह सुनते हैं। हाँ क्यों नहीं। हाँ, कॉलेज शुरू होने से पहले इसी जगह आओगे ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊँ? तुम कहो तो मैं आज घर ही नहीं जाता, रात भर यहीं बैठकर सुबह का इंतजार करता हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू। अब मैं चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। चलो मैं छोड़ाता हूँ, तू जा खेलना। आज का ये जाम हमारे दोस्त जगन के नाम, जिसने इंस्पेक्टर मोदक नाम के कांटे को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। साला धमकी दे रहा था कि मुलाकात कोर्ट में होगी। हंसो नहीं, कोर्ट में ही मुलाकात हो जाती अगर जगन इंस्पेक्टर दास की जगह किसी और पुलिस वाले के हाथ लग गया होता। किसी और के हाथ कैसे लग सकता था संपत साहब? जगन हर गैर कानूनी काम में मुझे अपने साथ रखता है, ताकि अगर वो कहीं फंस जाए तो मैं उसे बचा लूं, जैसे आज बचा लिया। सच पूछो तो अब मुझे चैन आया है। जब से इंस्पेक्टर मोदक की सूरत देखी, मेरा तो खाना पीना ही हराम हो गया था। जगन ने हम सबको बचा लिया, अब पीने का मजा आएगा। इस बात पर चीयर्स। डैडी, आप लोग पीते ही रहेंगे या आकर खाना भी खाएंगे? बस बेटी एक 15 मिनट और। 15 मिनट करते करते 3 बार खाना गर्म किया है। अब खाना मेज पर लग चुका है, आप लोगों को खाना है तो ठंडा ही खा लीजिए। मैं सोने जा रही हूँ। भाई सोच लो, कहीं ठंडा खाना खा के फंस ना जाए। वाह भाई वाह। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए माँ। मोटरसाइकिल नहीं, मतलब मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गया। कोई बात नहीं बच्चू, आज भी शॉर्टकट से मैं तुझसे पहले ही पहुंचता हूँ।
तो कहा था मारो। अरे फुल थ्रू, मैंने उन लोगों को तेरे को मारने को कहा था। मेरे को क्यों? ऐसा ही लगता है ऊपर वाले ने तेरे को मेरे वास्ते ही बनाया है। क्या? हाँ, इसलिए तो घड़ी घड़ी मेरे छत के नीचे गिरता है। वो तो मैं गलती से गिर गया। 2 बार गलती कैसा हो सकता है? कल गिरा तो मैं समझी बाय मिस्टेक गिरा, लेकिन आज गिरा तो मिस्टेक से नहीं गिरा। तो फिर? कहते हैं जिसका फल होता है उसी के आंगन में गिरता है, वैसा ही तो मेरा लव का फल है रे। लव का फल? हाँ, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे घर के अंदर गिरता है। तो मेरा है ना? अरे ये क्या करती हो? डोंट यू हैव एनी शेम? अपनों से क्या शर्म? बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से। इधर। बाप रे! अरे रे, तू किधर जा रहा है रे? नहाने को। नहीं, कॉलेज को। देर हो गई, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ। अरे ओए, मेरा छत का खड्डा कौन बंद करेगा रे? जब तीसरी बार गिरूंगा ना, तब बंद कर दूंगा। अरे सुन, मैं वो तीसरी बार का इंतजार करूंगी रे। साला। कैलाश, हाँ? तूने कामनी को देखा? नहीं यार। तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है? कल सिर्फ एक दिन की दूरी इतनी लंबी लगी जैसे 1000 साल से दूरी हो। पर तुम्हें कब एहसास हुआ? मुझे बहुत पहले। अच्छा। जब पहली बार तुम्हारा मेरा सामना हुआ, उसी दिन से ये दिल तुम्हारे प्यार में दीवानावार, बिल्कुल पागलों की तरह बेकाबू हो गया। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस प्यार को समझने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ना कमल, वो प्यार बहुत कमजोर होता है। जब एक की दिल की धड़कने दूसरे के दिल में सुनाई दे, वही असली प्यार होता है। धड़कने ही नहीं हजरात, माशाल्लाह आपकी आवाजें भी बाहर तक सुनाई दे रही हैं। गुजर गुजर में प्यार का इजहार कर रहे हैं, मगर माइक चल रहा है। इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? इसने सुन लिया तो क्या हुआ? ये कोई गैर थोड़ी है, तो अपना दोस्त है। मेरे जाने जिगर, ये तो बता कि ये 2 जाने एक कब होने जा रही हैं? मेरा मतलब शहनाइयां कब बज रही हैं? इतनी जल्दी नहीं बाबा, अभी तो पढ़ाई खत्म करनी है। उसके बाद कौन सा प्रोफेशन अपनाना है, क्या बनना है, क्या करना है, इसके बारे में सोचना है। खैर मैंने सोच लिया, मैं क्या बनूंगा। क्या बनोगे? मेरी बचपन से तमन्ना थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पुलिस फोर्स में भर्ती होऊंगा और एक पुलिस अफसर बनूंगा। तालियां दोस्तों, तालियां। और कामनी, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने? हाँ? दोस्तों, मैं एक मशहूर नामवर वकील बनना चाहती हूँ। सच्चाई की रोशनी में कानून को सही रास्ता दिखाकर उसके हाथों सही इंसाफ कराऊंगी, झूठ को सजा और सत्य को न्याय दिलाऊंगी। अरे मगर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, उससे पहले तो मेरी शादी हो जाएगी। तो फिर मैं ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो शादी के बाद मेरी पढ़ाई का बुरा नहीं माने और मुझे वकील बनने की इजाजत दे दे। अच्छा, ऐसी बात है। तो मेरी तरफ से अभी से इजाजत। विजय, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी तो बताओ। हाँ चल। मैं गरीबी की पेट से जन्म लेकर तंगदस्ती की माहौल में पलकर बड़ा होने वाला एक मामूली इंसान हूं। मैं समाज के उस हिस्से का रहने वाला हूं जहां जिंदगी की हर खुशी, हर तमन्ना पेट से शुरू होती है और पेट पर ही खत्म होती है। मेरी तमन्ना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं ऐसी नौकरी करूं जो मेरे मां बाप को सुखी कर दे, उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए दिवाली के चिराग जला दे। हंसी, खेल, मजाक, लापरवाही, लड़कपन, इन सब का आज आखिरी दिन है। कल से जिंदगी बदल जाएगी, हम सब अकेले होंगे और
अजनबी चेहरों की बहुत बड़ी दुनिया के सामने होंगे। उन अजनबी चेहरों के समुद्र में हम सबको अपना भविष्य शुरू करना है, अपनी मंजिल को तलाश करना है। फॉर दैट आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट। और खास तौर से मेरे करीबी दोस्त कमल और कामिनी, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम ऑन स्टेज प्लीज। कम ऑन कमल, प्लीज कम ऑन स्टेज, कम ऑन। कमल और कामिनी बहुत जल्द रिश्ते की डोर से बंध कर जिंदगी के हमसफर बनने वाले हैं। गिव देम अ बिग हैंड प्लीज। आओ संपत आओ। भाई तुमसे राय लेनी थी इसीलिए तुम्हें बुलाया। हाँ बोलो। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या? कि जब म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो कैसे? इस 6 माले की बिल्डिंग पर अगर 4 माले और चढ़ा दिए जाएं तो मुनाफा दुगना हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें परमिशन मिली है सिर्फ 6 माले तक की, और तुम इस पे 10 माला बनाना चाहते हो, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता संपत। नहीं? जब कीमतीलाल फाइल पास करा देगा, ठाकुर साहब नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा देंगे और कॉन्ट्रैक्टर साहब बिल्डिंग के 4 माले और बढ़ा देंगे। हो जाएगा। और बाकी जांच पड़ताल करके पास कराने का काम इंस्पेक्टर गणेश का है। क्यों गणेश? जी हाँ, ये भी हो जाएगा। देखा, इस तरह हमारा भी फायदा होगा और इनका भी फायदा होगा। फंसने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रास्ते का क्या होगा? लोग क्या उस गंदी बस्ती से होकर इस बिल्डिंग में रहने आएंगे? संपत, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या बस्ती नहीं हटा सकते? वक्त आने पर बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कीमतीलाल, समझ में नहीं आता कि निर्मल बिल्डिंग की इस फाइल पे दस्तखत करूं कि न करूं। क्यों सर? पहले तो उन्होंने बिल्डिंग सरकार की जमीन पर बनाई, दूसरे एफएसआई अपनी तरफ से खुद ही बढ़ा दिया। 6 मंजिलों की इजाजत मिली तो 10 मंजिलें बना डाली। सुना है कि उन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल भी बहुत घटिया किस्म का इस्तेमाल किया है। कहीं ऊपर से इंक्वायरी आ गई तो आने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? और इंक्वायरी करने वाले लोग होंगे भी कौन? हमारे ही आदमी, हमारे इंस्पेक्टर। इस फंदेबाजी के धंधे में हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सब शामिल हैं। फिर भी कीमती, अगर गलत माल के कारण बिल्डिंग को कहीं कुछ हो गया, अरे गिर गई, जानों का नुकसान हो गया, तो सोच लो कहीं फंस न जाए। आप भी संपत सेठ की तरह बातें करने लग गए हैं। सोच लो कहीं फंस न जाए। अरे सर, इतने बरसों में नहीं फंसे तो अब क्या खाक फंसेंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, दुनिया में भले आग लग जाए उसकी परवाह मत कीजिए, अपनी जेब गर्म रहे उसकी ज्यादा परवाह कीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तू क्या कर रही है? ये कस्टमर लोग के वास्ते दारू का ट्रायल मार रही हूँ। तू दारू पीती है क्या? अरे नहीं रे, हलवाई कभी हलवा खाता है क्या? उसी तरह दारू वाली कभी दारू नहीं पीती है। अपन तो खाली चखता है। एक बात बता, चखते चखते तेरे को चढ़ती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी दिमाग का टेलीविजन घूम जाता है। तू भी चक्कर देखना, बड़ा मजा आएगा। बाप रे, मुझे नहीं चखना वकना। वो तेरी छत बन गई, मैं चलता हूँ। तू किधर जाता है रे? पहले मुझे देखने तो दे, ठीक से बनाया कि नहीं। तू क्यों हिलता है रे? अरे हिलू नहीं तो क्या करूं? जब देखो तू घुसती ही रहती है। तू ऊपर जाके देखा तेरी छत बनी कि नहीं? तू जाएगा तो नहीं? अरे जा। अरे वाह, क्या छत बनाया साले ने। क्या हुआ? अरे होना क्या है रे? तू नीचे और मैं तेरे ऊपर। अरे मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरे छत की छावली बहुत नरम है। लगता अब तेरा पूरा छत नया बनाना पड़ेगा। अरे अगर तू आसमान का छत भी बदल देगा ना, तब भी मैं तेरे ऊपर ही गिरती रहूंगी। चलो उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं उठूंगी। अरे उठ। नहीं। अरे उठना। नहीं उठूंगी। उठना। नहीं उठूंगी। उठ। बोला ना, नहीं उठूंगी। क्या हो रहा बा? मैं वो कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या?
मैं कब से इसे छोड़ने के लिए बोली, ये साला छोड़ता ही नहीं। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू छत के ऊपर चढ़ी थी, ऊपर से नीचे नहीं गिरी? सीधा मेरे गोद में आके गिरी। झूठ। अच्छा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका ये तो सुना, लेकिन छत से गिरा और गोद में अटका ये पहली बार सुन रहा हूँ। बोलूं क्या घर पे? हाँ? अच्छा, तो अभी बकवास मत कर, बता काम क्या है? अरे भैया, ये खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कामनी के पिता मेरे पिता से बात करने आए, इस वक्त घर पे। तेरी शादी के लिए? यस। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से प्यार करने की, उसे शादी करने का ख्याल अपने मन में लाने की? और तुम, अगर तुम्हारी ये तमन्ना है तो रोक लो अपने तमन्ना के कदम कीमतीलाल। जमीन पर रहकर आकाश को छूने की कोशिश मत करो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे संपत सेठ, अब अकेले ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने तो आपसे नहीं कहा कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, आपकी बेटी ने आपसे कहा। और अगर आपकी बेटी ने कहा है तो उसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों की शादी। बंद करो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हें ताकीद कर रहे हैं, तुम उल्टे मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हैसियत क्या कीमतीलाल, एक मामूली नौकर की, एक मामूली क्लार्क की, जो हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है। संपत सेठ, क्या मैं आपके फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलता हूँ, बल्कि आपसे अपनी मेहनत की कीमत वसूल करता हूँ। जो कुछ भी हो, फिर भी तुम हमारे नौकर हो और हमेशा हमारे नौकर रहोगे। हमारे रिश्तेदार कभी नहीं बन सकते, और ये बात अच्छी तरह से याद रखना कीमतीलाल, याद रखना। मैं नौकर हूं? तब मैं तुम्हें बताता हूं कि नौकर जो कर सकता है वो मालिक 10 जन्म में नहीं कर सकता। नहीं, आज के बाद इस ऑफिस से उनकी एक भी फाइल पास होकर नहीं जाएगी। मगर कीमतीलाल, इसका अंजाम क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? अंजाम सब सोच लिया है मैंने, सिर्फ आप अपने आप को इस मामले से दूर रखिएगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, ये जमीन और आसमान की जंग है। और अब देखना है कि जमीन उठकर ऊपर आती है या दौलत का आसमान टूट के नीचे गिरता है। क्या बेहुदा बात करते हो रणबीर? तुम चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक 2 टके के मामूली क्लार्क के बेटे से करा दूं? क्यों भाई, क्यों? वक्त का तकाजा तो यही कहता है संपत। बेटा, बेटी, औलाद, प्यार, मोहब्बत, ये सब गरीबों की दुनिया के ढकोसले हैं। दौलत वाले, पोजीशन वाले सिर्फ अपनी पदवी से, अपने स्टेटस से प्यार करते हैं। यहां तक कि राजाओं ने और शहंशाहों ने अपनी गद्दी, अपना तख्त सलामत रखने के लिए अपनी बेटियों की शादियां मामूली लोगों से करवाई हैं। आज यही नौबत तुम पर आई है संपत, और तुम्हें भी सिर्फ यही करना है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने नुकसान की सोचो संपत, सिर्फ अपने नुकसान के बारे में। अगर फाइलें पास नहीं हुई ना, तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हमारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, कर्जों का बोझ सर पर आ जाएगा। तो ऐसी औलाद को घर में रखकर क्या करोगे? तब तो कोई गरीब आदमी भी तुम्हारी लड़की का हाथ नहीं थामेगा। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। तो फिर क्या इरादा है? अपना नुकसान देखना चाहते हो या अपनी बेटी की शादी कीमती लाल के बेटे से कराना चाहते हो? शादी करवाना चाहता हूं। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। सबसे समझदारी की बात ये हो गई कि दहेज में अपने बेटे की एक प्लेट देके अलग किया। एक प्लेट देके अलग किया। कोई झंझट नहीं, कोई किटपिट नहीं। क्या दिमाग है, क्या सर है, क्या बेच है। ये सर कभी बेच दोगे तो मेरे को पूछ के बेचना मांगते हैं। अबे चुप, ये गंजा सर कोई लेके क्या करेगा? गंजा होना तो तकदीर का निशानी है। आदमी जितना गंजा होता है उतना मालदार होता है। अभी बाल जाएंगी, माल आएंगी। मालिक, जो जितना गंजा होएंगी उसका पास उतना माल आएंगी। उतना माल आएंगी। ये तो बिल्कुल सफाचट मैदान है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए था। साला सारी जिंदगी झाड़ू मारता रहिए। इतना भी गंजा नहीं होना मांगता है कि टकले का पूरा चिकनाट की वजह से तकदीर का पैर फिसल के गिर जाए। और पैर पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बाल मांगता है। झूठा कुछ भी बंडल मारता रहता है। क्या है? आपसे कोई साहब मिलने आए। कौन है? बुला। आइए, आपको साहब बुला रहे। राम राम कीमती लाल जी, राम राम। अच्छा खबर क्या ना, घर में बाल बच्चा तो अच्छा है ना? बच्चे बड़े हो गए, बाल निकल गए। क्या है? आज छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आप घर पड़ी होगा, इसलिए फाइल लेकर चला आया।
आप इस पर अपना नो ऑब्जेक्शन का ठप्पा लगा दो, मेरे को थोड़ा अर्जेंट है। अरे क्या तुम्हारी शक्ल खराब है क्या? नहीं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये कौन सी जगह है? आपका घर है। तो ठप्पा क्या मैं जेब में लेके घूमता हूँ? लगता तो नहीं, पर हो भी सकता है। नहीं क्या भयानक आदमी है? नहीं मतलब क्या आदमी है? अरे सुनो यार, किधर गया? ए कुट्टी, ये क्या कर रहा है? पहले आ गए ना, चाय की जरूरत पड़ेंगे। चक्कर कितने चम्मच डालने की? चुप है। सुनिए जी, आप अपने दांत लेकर मतलब अपनी फाइल लेकर ऑफिस में आइए, वहां बात करेंगे। चलो यहाँ से। जाता हूँ। ये लेके जाओ, फाइल छोड़ के जा रहा है। चलिए, समझता नहीं। वो मछली होने लगी इसको देख के। क्या आज चिट्टू का दिन 4 पैसा मिलता, कितना अच्छा, काले पकड़ो इसको बेच दिया। एक मारूंगा पकड़ के। ऑफिस का काम ऑफिस में करना चाहिए, घर में किसी ने देख लिया तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। मिल गई, मिल गई। क्या मिल गई? मैंने जो आईपीएस की एप्लीकेशन दी थी ना, वो मंजूर हो गई डैडी। हाँ वो तो मुझे मालूम था कि मंजूर हो जाएगी। वो कैसे? नहीं वो ऐसे कि तूने इतने अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया तो मुझे विश्वास है कि तुझे को मिलेगी। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ, तेरी माँ मंदिर गई। माँ है ना, तो उसे ये जरूर खुशखबरी दीजिएगा। मैं विजय से मिलकर आया। अच्छा कुछ ही ये समझता है इसके अच्छे नंबरों से पास होने पर उसे ये नौकरी मिली है। इसको ये नहीं मालूम कि ये नौकरी दिलाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। आपका मतलब उधर भी चक्कर खिलाने पड़े? इस दुनिया में शक्कर बहुत जरूरी है कुट्टी। शक्कर के बगैर न चाय मीठी होती है न जिंदगी में मिठास आती है। मुबारक हो यार, इसे कहते हैं दो दोस्तों की एक कलम से लिखी हुई तकदीर। बचपन साथ में गुजरा, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, और यहाँ तक कि आज जिस नौकरी के लिए जा रहे हैं वो भी एक। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी का हर दुख सुख हम मिलकर बांट लें। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा, भिड़ो, जाना है, रवाना होना है, चल। नहीं कमल, बस यहीं तक हम दोनों की तकदीर की लिखाई एक ही कलम से लिखी हुई थी। आज के बाद हम दोनों की तकदीर की लिखाई बदल गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रेनिंग पर तू जाएगा, मैं नहीं। अबे तू क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि मेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है। तेरी एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? क्या मजाक कर रहा है यार? नहीं प्यारे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक तो मेरे साथ वक्त और हालात ने किया है। ये कैसे हो सकता है यार? तेरे नंबर मुझसे ज्यादा है, तेरे को 89% मिले, मुझे सिर्फ 78। हो सकता है कोई और वजह हो। तो चलना जाकर पता लगाते। नहीं कमल, मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब कोई फायदा नहीं। तो मैं भी नहीं जाऊंगा ये ट्रेनिंग पर, छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी। कमल, तुझमें और मुझमें फर्क थोड़ी है। तू ट्रेनिंग करके आएगा ना तो मैं समझूंगा मैंने ट्रेनिंग कर ली है, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूं। तू जा। औलाद पर माँ बाप के बहुत एहसान होते हैं कमल, और उन एहसानों का बोझ औलाद सिर्फ एक ही तरह से हल्का कर सकती है, उनकी तमन्ना को पूरा करके। और तेरे माँ बाप, उनकी तमन्नाओं का क्या होगा? मेरी तरह मेरे माँ बाप को भी दुख झेलने की आदत सी हो गई है। तकलीफ तो उस दिन होती है जो दिन खुशी से गुजरता है और परेशानी घर नहीं आती। खैर, ये नौकरी नहीं तो और कोई मिल जाएगी। तू जा और खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग हासिल करना, यह समझकर कि ये ट्रेनिंग तू खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त विजय के लिए हासिल कर रहा है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू। ऑल द बेस्ट। अरे माँ, तू आज फिर खाना मांग के लाई? तुझे कितनी बार मना किया है? बेटा, ये खाना मैं मांग कर नहीं लाई, ये भगवान का प्रसाद है। तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी ना, ये प्रसाद खा ले, नौकरी मिल जाएगी। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करके आई हूँ। कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया भगवान को? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या? बगैर चढ़ावे के कुछ नहीं मिलता माँ, ना भगवान की दया ना ही नौकरी। सब जगह एक ही चीज चलती है, रिश्वत। समझी? क्यों विजय, कहाँ जा रहा है? नौकरी ढूंढने जा रहा होगा। सुना है तुम्हारी की एप्लीकेशन नामंजूर हो गई है? हाँ सही सुना। एक जगह नामंजूर हुई तो क्या हुआ, और भी कई जगह। हाँ, जगह तो बहुत सी है, लेकिन 15 साल की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी ये जो डिग्री मिलने का सर्टिफिकेट देती है ना, ये नौकरी मिलने का सर्टिफिकेट नहीं बल्कि ठोकरी खाने का सर्टिफिकेट है दोस्त। क्योंकि बिना रिश्वत दिए आज के इस दौर में हम जैसे गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं कैलाश, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। दुख के अंधेरे का सीना चीरने के लिए
मन में विश्वास के सूरज का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है और उसी का नाम जिंदगी है। अगर उम्मीद मर गई तो समझो जिंदगी मर गई। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। आई थिंक वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। गुड लक, कोशिश करते रहो। जब कोशिश नाकाम हो जाए तो यहीं चले आना हमारे पास। जब तक ना सिफारिश हो कुछ काम नहीं आती डिग्री, तालीम की जरूरत होती नहीं, घर जेब में दौलत होती नहीं। जब झूठ का फैले जान तो होगा देश का फिर क्या हाल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। गरीबों को नौकरी नहीं मिल सकती, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं, दाम चाहिए, दाम, सिफारिश चाहिए। अरे कैलाश, देख विजय शराब क्या बोलता है? अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकता, उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने माँ बाप के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। विजय, ये क्या? तूने आज शराब पी है? अरे मैंने इसी दिन के लिए तुझे भगवान से मांगा था, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पापों से बड़ा किया था। जवाब दे, बोलता कि नहीं? बोल, क्यों पी तूने शराब? बोल, क्यों पी तूने? क्यों पी? नौकरी नहीं मिली माँ, मगर बेहोशी की चादर में मुंह ढकने के लिए शराब मिल गई, इसलिए मैंने पी माँ, इसलिए मैंने पी। तुम लोगों की जिंदगी के सारे सपने बिखर गए। क्या बात है शुभा? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? जिस बेटे को पालने पोसने में आपने अपनी जवानी जला डाली, आज वो मायूस होकर हार कर शराब पीकर आया है। शराब? विजय शराब पीकर आया है? आज इसने शराब पी है, हो सकता है कल बिल्कुल नाउम्मीद होकर जहर पी ले। नहीं शुभा, मत करो ऐसी बात। क्या करूं? मेरी कोख में आग लगी है, मेरी औलाद दुख में जलकर खाक हो रही है, और कुछ न कहूं, खामोश रहो। आपको उसके दुख का जरा भी एहसास नहीं, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या करूं शुभा? गिरधारी, ये मैं क्या सुना, विजय शराब पीकर आया है? हाँ, वो पड़ा है शराब पीकर। बहुत शर्म की बात है, मुझे विजय से किसी उम्मीद नहीं थी, मगर इसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अच्छे नंबरों से पास होने के बाद लाख कोशिशों के बावजूद इसे नौकरी नहीं मिली। और जानते हो क्यों? क्योंकि रिश्वतखोरों और बेईमानों ने दौलत की दीवार बनाकर शरीफ इंसानों का रास्ता रोक दिया है, उनसे उनका हक छीन लिया है। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अरे तुम जैसे लोगों ने तो भारत की करोड़ों जनता को दुख के सागर में ढकेल दिया है, झूठी हमदर्दी जताकर उनके मुंह से निवाले छीनकर इस देश को आज भूखों की बस्ती बना दिया है। अरे तुम होश में या बेटे की तरह खुद भी चला रखी है? मैंने नहीं चढ़ाई, तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने आजकल के नौजवानों को चढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। तुम जैसे लोग हैं
जिन्होंने रिश्वत का काला बाजार चला चला कर समाज को परेशानियों के अंधेरे में ढकेल दिया है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम दिन भर ऑफिस में क्या करते रहते हो? मैं तुम्हारी एक एक हरकत से वाकिफ हूँ कीमती लाल। बताओ, ये है शराफत का जमाना। मैंने पड़ोसी होने के नाते सोचा कि हमदर्दी के दो बोल बोलूं। अब नौकरी इसके बेटे को नहीं मिली तो कसूर मुझको डरा रहा है। और उसे नौकरी ना मिलने का कारण तुम हो, रिश्वतखोर कीमती लाल तुम हो। संभाल के बात करो गिरधारी। चलिए ना। अरे तुम देख रही हो पागल बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? बंद कीजिए, चलिए घर, चलिए। बताओ, कोई सोच भी नहीं सकता कि गिरधारी जैसा बेजुबान आदमी एक दिन जहर उगलने लगेगा। सिर्फ जहर ही नहीं उगल रहा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, और अगर उसको नहीं रोका गया तो वो शोले बरसा बरसा कर एक दिन हमारे घरों को जलाकर खाक कर देगा। सोच लीजिए आप, अगर पुलिस या एंटी करप्शन वालों को हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, तो बाकी बची हुई सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी। नहीं नहीं, इस उम्र में मैं जेल नहीं जाना चाहता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके रिटायर होने में अभी कुछ साल बाकी हैं, और अगर निकाल दिया तो बदनामी हो सकती है। नौकरी से निकालने की बात कौन कर रहा है सर? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप इस मामले को मुझ पे छोड़ दें तो मैं इसे बड़ी आसानी से संभाल सकता हूं। क्या आप ही का नाम गिरधारी लाल है? जी हाँ। आप? इंस्पेक्टर शाने, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। मगर बात क्या है? आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? जी हाँ। ये छाता आपका है? जी हाँ। खोलिए इसे। जी? मैं कह रहा हूं खोलिए इसे। अरेस्ट अदालत के पास मुलजिम गिरधारी लाल श्यामलाल की जमानत के लिए दरख्वास्त आई है, जिसने गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए रिश्वत लेने का जुर्म किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। अदालत यह दरख्वास्त मंजूर करती है और मुलजिम को 5,000 रुपए की जमानत पर रिहा करती है। इनकी जमानत कौन दे रहा है? जज साहब, जमानत मैं दूंगा। क्या है भाई, क्या देख रहे हो? कोई तमाशा है क्या? कोई चोर आया है क्या? कमाल है, मौका मिलने की तमाशा देखने चले आए। बेवकूफ कहीं के, अच्छे खासे आदमी को चोर समझते हैं। चले यहाँ से, तमाशा देखने चले आते हैं। विजय बेटा, अपने पिताजी को घर ले जाओ, उनका ख्याल रखना। मैं बाद में आऊंगा। हाँ माँ, बाबा आ गए। लगता है माँ शायद मंदिर गई है। अब बैठो, मैं अभी बुला के लाता हूं। माँ, माँ बाबा आ गए। हाँ माँ, बाबा आ गए। क्या? चल चल बेटे। कर दिया बाबा, बाबा ये क्या किया आपने? मेरी शाली के छोड़ गए। मैंने
अपनी जिंदगी में कभी कोई बेईमानी का काम नहीं किया, कभी उस चीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया जो मेरी नहीं थी। विजय बेटा, मैंने ऑफिस में कोई रिश्वत नहीं ली। अगर तुम लोग मुझसे वाकिफ हो तो मुझ पर विश्वास जरूर करोगे। दुनिया, पुलिस, कानून भले विश्वास न करे, मगर तुम लोग विश्वास करोगे। किसी ने मेरे साथ फरेब किया है, मुझे मुजरिम बनाकर मेरी सच्चाई को दागदार किया है। इसलिए मैं जिंदगी से हाथ छोड़ाकर जिंदगी बनाने वाले के पास जा रहा हूं, उस इंसान का नाम पूछने जिसने ईमान के माथे पे कलंक लगाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा गिरधारी। जिस किसी ने आप पर यह झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, अगर चाचा जी पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया है तो मैं हर कदम पर इसकी छानबीन में तुम्हारे साथ हूं। अरे साहब, क्या जुल्म है। अब तो मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। पिछले 25 साल से आकर हर टेबल पर कंप्लेन करता हूं कि मेरे घर में पानी का एक कतरा भी नहीं आता है, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई, आ जाएगा, खुदाई का काम चल रहा है। काम कराने चले आते हैं, चाय वाय कोई पिलाता नहीं है। चाय लोगे साहब? हाँ, चाय लिया। कितने चम्मच शक्कर? शक्कर मत डालना। कमाल है, कभी 2 चम्मच, कभी 4 चम्मच और कभी बगैर शक्कर के। तेरे बाप का क्या जाता है? क्या नाम है तेरा? 211। तो पहले एक बात बता, तेरी माँ को 211 के अलावा कोई और नाम नहीं मिला था क्या? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही मर गई साहब। बाप का तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ था उसी खाट का नंबर है ये। अबे, खाट पे तो मैं भी पैदा हुआ था, मगर उस खाट का जो नंबर था, अगर उस नंबर का नाम रख लेता तो सारी दुनिया में बदनाम होकर रह जाता। क्या नंबर था? 6? नहीं, 420। क्या पिएगा? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कमल कि मेरे पिताजी के केस के बारे में कुछ पता चला। हाँ विजय, मैंने ऑफिस में जाकर एक से मालूम किया, पूरी छानबीन की। ऐसा लगता है जैसे कि विजय, सारे सबूत यही कहते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली थी। कमल, ये बात तू कह रहा है? मैं नहीं विजय, बल्कि हालात कह रहे हैं। हालात झूठे हैं, बनाए हुए हैं। ये सीमेंट कंक्रीट की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वाले सच्चाई का मुंह बंद करने के लिए मुट्ठी भर पैसा खर्च करके झूठे हालात बना सकते हैं। कमल, मैंने अपने पिता को करीब से पढ़ा है। वो परेशानी में भी मुस्कुराते थे, दुख में दूसरों को हिम्मत दिलाते थे, खुद भूखा रहते थे और अपने बच्चों को भी भूखा रखते थे, लेकिन कभी किसी से एक पैसा रिश्वत नहीं ली उन्होंने। तेरा मतलब है इस हादसे के पीछे किसी की चाल है? हाँ कमल, अरे मेरे पिताजी की मौत सबसे बड़ा सबूत है कमल। बेईमानी, कालाबाजारी, रिश्वतखोर लोग लाख गालियां सुनकर भी आसानी से इस दुनिया में जी लेते हैं, मगर जो लोग सच्चे होते हैं ना, वो झूठे इल्जाम का एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। वो या तो दुनिया को जला देते हैं या जिंदगी को ठोकर मारकर इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी ने किया। मानता हूं मैं सब मानता हूं विजय, दिल और जज्बात की हद तक ये बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक पुलिस का संबंध है, मैं मजबूर हूं विजय। अच्छी बात है, अगर सबूत के लिए तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट मजबूर है तो मैं मजबूर नहीं हूं। मैं अपने तरीके से उन लोगों की जबानें खुलवाऊंगा और सच्चाई जानकर रहूंगा। देख विजय, मैं नहीं चाहता कि जज्बात की राह में आकर तू कोई गलत कदम उठाए, वरना ऐसा ना हो मेरा फर्ज हम दोनों दोस्तों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए। ठीक है कमल, अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना फर्ज निभाना। साहब, आप पिछले कई दिनों से यहाँ आते और खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखते ही रहते। ऐसा क्या इस बिल्डिंग में देखने जैसा? इस बिल्डिंग के दीवारों के पीछे किसी कोने में सच्चाई कैद पड़ी हुई है। उसी सच्चाई को आजाद करना चाहता हूं।
चाचा जी, जिस दिन से पिताजी का देहांत हुआ, ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद इस ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं, और आज ये कदम मुझे यहां ले आए। बाप की याद आती होगी। हाँ, याद तो बहुत आती है, पर उससे भी ज्यादा उस इंसान की याद आती है जिसने मेरे पिताजी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ बातों को, भूल जाओ। भूल तो कभी नहीं सकता मैं, कभी नहीं चाचा जी। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मेरे पिताजी को एक जमाने से जानते हैं, क्या मेरे पिताजी भूल कर भी रिश्वत ले सकते थे? नहीं, वो तो बहुत महान इंसान थे, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारे पिताजी कभी रिश्वत ले सकते थे। लेकिन क्या है कि ये मजबूरी और गरीबी है ना, ये फरिश्तों की भी कदम डगमगा देती है। हो सकता है कि मजबूरी से तंग आकर तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी को जरूर किसी ने फंसाया है, और उस फंसाने वाले को ढूंढना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? आप मुझे इस ऑफिस में नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी? अच्छा, तो मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा। इस फाइल में मेरे सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जो मेरे पिताजी की जगह मुझे नौकरी दिलवाने के लिए काफी होंगे। सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत थी बेटे, कीमतीलाल का कहना ही काफी था। पर बात यह है बेटे कि मैं मजबूर हूं, वो नौकरी मैंने किसी और को दे दी। किसी और को दे दी? लेकिन वो जगह तो खाली है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे नौकरी देना नहीं चाहते? तो साफ साफ सुन लो, जिसका बाप रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, उसी के बेटे को उसी के दफ्तर में नौकरी नहीं दी जाती। ठाकुर! चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकते। तुम्हारा बाप रिश्वतखोर था। पागल हो गया क्या? ठीक है, सच्चाई क्या है एक दिन तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। अच्छा, इस मुसीबत से जान छूट गई। ये कभी इस ऑफिस में आ जाता तो सबका जीना मुश्किल कर देता। ये क्या है मां? ये तेरे लिए है बेटा। इन गहनों के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास। जा, इन्हें बेच दे। उस रोज जब तू शराब पीकर आया था तो तू चीख चीख कर कह रहा था कि आज की दुनिया में रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती। इन्हें बेच दे। उस रोज जब तू शराब पीकर आया था तो तू चीख चीख कर कह रहा था कि आज की दुनिया में रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती और रिश्वत के लिए पैसा चाहिए। तू ये गहने बेच दे और गहने बेचकर जो पैसा मिले उसकी रिश्वत देकर कोई ना कोई नौकरी हासिल कर ले। नहीं मां, नहीं, मत कर ऐसी बातें। तू चाहती मैं इन गहनों को बेचकर रिश्वत में दे दूं? मतलब अपने देवता समान बाप के खून से शैतान के माथे पर तिलक लगाऊं? इज्जतदार इंसान के पसीने से बेईमानी के चरण धो? नहीं मां, नहीं, तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे भगवान मजबूर होकर पाप करने की आज्ञा दे रहा हो। तो क्या करूं बेटा, तेरी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। चैन मुझे उस दिन मिलेगा मां, जिस दिन मैं बाबा के कातिल का पता लगा लूंगा। तू नहीं जानती मां, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। हर करवट पर मुझे बाबा की लाश लटकती हुई नजर आती है, जैसे वो चीख चीख कर कह रहे हो कि बेटा मेरे माथे से रिश्वत खोर के कलंक का टीका मिटा दे। मगर मैं क्या करूं बाबा, मुझे हर रास्ता बंद नजर आता है, हर रास्ता। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? बस कर बेटा, बस कर। अरे कोई जल्दी से इधर आओ।
चलिए कैलाश को बुला के लाते हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या पता हो बेटा, कौशल्या जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यही कहती थी कि मुझसे कैलाश की परेशानी नहीं देखी जाती। बेचारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, मायूस होकर थका मांदा जब घर आता है तो हम लोगों की भूख की फिक्र में वो और भी परेशान हो उठता है। मैं और मेरे बच्चे उसके लिए बोझ बन चुके हैं। विजय बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने बेटे के कंधों से ये बोझ हटाने के लिए उसने खिचड़ी में जहर मिलाकर अपना और अपने बच्चों का अंत कर दिया। ये देखो, ये है वो जहर की बोतल। आज सिर्फ कैलाश की मां ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि हर गरीब की मां ने खुदकुशी की है। हर बेकार और मजलूम के छोटे भाई बहनों ने आत्महत्या की है। ये काला बाजारियों का हम गरीबों के मुंह पर थप्पड़ है और इस थप्पड़ का जवाब हमें देना है। आज तक हम लोग अलग अलग कंकरों की तरह जुल्म सहते रहे, मगर आज से कंकर मिलकर चट्टान बन गए और अब ये चट्टान रिश्वतखोरों की दुनिया पर बुरी तरह से गिरने वाली है। हेलो। राजीव नाम का एक ग्रेजुएट आपके कंपनी में नौकरी के लिए आया था, लेकिन जॉब उसे देने के बजाय आपने अपने साले को दे दी। कंपनी के मालिक हम हैं, जिसे चाहे नौकरी दे सकते हैं, जिसे चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। जहां तक काबिलियत और एजुकेशन का सवाल है, इस नौकरी का असली हकदार राजीव था, आपका साला नहीं। अगर यह नौकरी असली हकदार को नहीं मिलती तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं मिस्टर बंसल, चेतावनी दे रहा हूं। क्या बात है प्रकाश साहब? सामने देखिए। क्या बात है? गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी से उतरिए। क्यों? मैंने कहा गाड़ी से उतरिए। कौन है आप लोग? हमने आपको चेतावनी दी थी ना कि अगर सही हकदार को नौकरी नहीं मिली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो, उतारो। पैंट भी उतारो। ये भी। ये भी? हाँ, उतारो। भागो भागो जल्दी कैसे करूं? हिलता है। अरे खड़े खड़े बैलेंस तो पूरे करे वगैरह। गुड्डी, ये क्या कर रहा है? अपने इज्जत के ऊपर ताला लग रहा है बाबूजी। चुप है, क्या बकवास कर रहा है? आपने अखबार पढ़ा नहीं है?
काला धंधा करने वाले को बीच बाजार में नंगा करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं ताला बांध के लुंगी पहन रहा। मेरा लुंगी कौन उतरे? हंसने का बात नहीं है, आपका पैंट उतरने का पहले चांस है, इसलिए लोहे का पैंट पहन के घूमो, डेंजर है। मर गया, अभी तो और भी लोग भी ग्रुप के अंदर जमा हो गए। अभी क्या होंगे बाबूजी? ये मोहल्ले का सबसे बड़ा काला बाजारी है, हर चीज महंगे दामों में बेचता है। मुझे नंगा मत करो। नहीं मुझे नंगा मत करो। ठाकुर, तुम्हें पूरा यकीन है कि जिसने तुम्हारे कपड़े उतारे थे वो विजयी था? हाँ बिल्कुल, ये विजय का ही काम है। वही मेरे पास नौकरी मांगने आया था, तब तो मैंने उसे किसी तरह टाल दिया था, लेकिन अब अगर वो किसी तरह इस दफ्तर में आ गया तो समझ लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग भी नंगे हो जाएंगे। उसे किसी भी कीमत पर यह नौकरी नहीं मिलना चाहिए जगन। जगन? चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ करने से पहले सोच लो, कहीं फंस न जाए। कोई फंसने वाला नहीं है संपत सेठ, तुम फिक्र मत करो। ठाकुर, अपने चेहरे से ये घबराहट का पसीना साफ करो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तलाश में पुलिस है। तुम जाके विजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ, बाकी का काम पुलिस संभाल लेगी। विजय भैया की वजह से आज हम सबको नौकरी मिल गई है। विजय भैया की जय! विजय भैया की! तुम सबको नौकरी मिल गई है, इसलिए सबका थोपड़ा चांद के माफिक चमक रहा है। साला, अब तुम सब बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा, बंगला होगा, गाड़ियां होगी, बहुत पैसा होगा। अरे आज अपन बहुत खुश है रे। चीयर्स! अरे अरे अरे, तू इतना खुश क्यों हो रही है? क्यों? नौकरी तो इन लोगों को मिली है। अरे वाह, जब तुम सब लोग बड़ा बड़ा आदमी बनेगा तो अपन भी बड़ा बनेगा ना। अपन के पास भी 5 स्टार होटल के माफिक बार होगा। ये सड़ेला दारू की जगह इंग्लिश दारू होगा, इंग्लिश स्कॉच। और फिर तुम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपन के बार में आएगा, सूट बूट पहनकर। अरे वो देखो, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, तुम सबकी गाड़ी आ रही है, वो देखो। कमल, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। मुझे तुझसे जरूरी काम है। हाँ बोल। यहाँ नहीं, अकेले में। चल। हाँ कमल बोल, क्या बात करना चाहता तू मुझसे? विजय, तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट आई है। आजकल जो शहर में वारदातें हो रही हैं, ये सारे पैसे वालों को, फैक्ट्री मिल मालिकों को कपड़े उतारकर बीच सड़क पर नंगा करने की इस आंदोलन के, मेरा मतलब है इस टोली के सरदार क्या तुम हो? अगर मैं हाँ कहूं तो मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं इंस्पेक्टर कमल, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हाँ, आज नहीं, पर कल जब होगा तब। एक बात बता, तो ऐसे खतरनाक खेल क्यों खेलता? कमल बाबू, बिना नौकरी के हमारे घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। रिश्वत की तिजोरियों में हमारे हक कैद पड़े हैं। उनको हासिल करने के लिए उन तिजोरियों को तोड़ना ही पड़ेगा। अपना हक छीन कर ही हासिल करना पड़ता है, वैसे नहीं मिलता। मैं नहीं मानता तुम्हारी इस दलील को। इस दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें नौकरी मिल जाती है, वो अपनी जिंदगी आराम और चैन से कैसे गुजार लेते हैं।
तुम्हारे जैसे लोग, है ना? हाँ, वहीं से ही मेरे जैसे लोग। तुम्हारे जैसे लोगों को तो नौकरी मिलेगी ही, जिंदगी का हर आराम नसीब होगा ही। क्यों नसीब होगा? क्या फर्क है तुम्हें और मुझ में? यही सवाल आज मैं तुमसे पहली बार कर रहा हूं कमल। मेरे और तुम्हारे पिता बरसों तक एक ही ऑफिस में काम करते रहे, एक ही ओहदे पर एक ही तनख्वाह मिलती रही, तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और हमारे घर में कभी कभी फाका भी होता रहा? बचपन में तुम कीमती खिलौनों से खेलते रहे और मुझे मामूली मिट्टी का खिलौना भी नसीब न हुआ। एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स मुझसे कम आए, मगर तुम्हें नौकरी मिली, मुझे नहीं। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या साबित करना चाहते हो तुम कि मेरे पिता जिंदगी भर लोगों से रिश्वत लेते रहे? सच्चाई के तराजू में तोल कर देखो, तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाए। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पिताजी पर रिश्वत का कम लगा रहा? अरे रिश्वत तो तेरा बाप लिया करता था, इसलिए दफ्तर में रंगे हाथों पकड़ा था। मेरे पिता पर इल्जाम तू लगा रहा है, जिसकी जिंदगी की सारी खुशियां रिश्वत से खरीदी हुई है। तुम लोग सच्चाई का सामना करने की बजाय आपस में लड़ लड़ोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। विजय, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि मैंने सारी जिंदगी अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाकर दुनिया से रिश्वत ली या नहीं? हाँ डैडी। तो सुनो, मैं आज तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकता हूं मगर अपने इकलौते बेटे से नहीं बोल सकता। सच्चाई ये है बेटे कि मैंने सारी जिंदगी रिश्वत नहीं ली। रिश्वत का एक पैसा भी हराम है मुझ पर। अगर मुझ पर विश्वास नहीं आता तो अपनी मां से पूछो। नहीं, इससे मत पूछो, मैं खुद बताता हूं, क्योंकि इससे पूछोगे तो इस बेचारी को अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, रो पड़ेगी, दिल दुखेगा बेचारी का। हाँ बेटे, इस घर का सुख चैन सब कुछ मेरी बरसों की जान तोड़ मेहनत का नतीजा है। जब सारी दुनिया आराम से सो जाया करती थी तो मैं उस वक्त जाग जाग कर लोगों की नौकरियां कर करके पैसे कमाया करता था। तेरी मां मेरा दुख जानती है क्योंकि वो मेरे गम में बराबर की शरीक है, मगर मैंने अपने दुख की परछाई कभी तुझ पे पड़ने ही नहीं थी। मगर आज दुख की बात यह है कि मेरी औलाद मुझे पर शक कर रही है। आई एम सॉरी डैडी, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं पूछ बैठा डैडी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं डैडी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर मेरे आंसुओं से तेरे मन का मैल धुल गया तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है? कोई बात। जा बेटा जा, तू घर जा, कामनी तेरा इंतजार कर रही होगी। जा, कोई बात नहीं, जा जा जा। महानगर पालिका यहाँ के रहने वालों को सूचित करती है कि ये बस्ती गैर कानूनी करार दी गई है। अगर ये बस्ती 1 महीने के अंदर अंदर खाली नहीं की गई तो कानूनन इस बस्ती को तोड़ना पड़ेगा। साला, तुम हमारा बस्ती तोड़ेगा तो हम लोग किधर जाएगा? तेरी माँ के मैके में जाएगा, तेरे बाप के घर में जाएगा। फोड़ डालो उन साले को और तोड़ दो ये बोर्ड। ए लड़की, तेरी भोपू की माँ की आंख। ये सब क्या हो रहा है? अरे विजय, ये साला लोग अपनी बस्ती को तोड़ना मांगता है, बोलता है उनकी बस्ती गैर कानूनी है। गैर कानूनी? कौन कहता है ये गैर कानूनी है? महानगर पालिका, और हमें यह ऑर्डर मिला है कि ये बस्ती तोड़कर निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाया जाए। निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता?
किसने पास किया ये ऑर्डर? म्युनिसिपल सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर ने। ये देखो। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे ये क्या हो रहा है? बिना इजाजत तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऑर्डर किसने पास किया? कौन सा ऑर्डर? बस्ती खाली कराने का। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? हम जनता हैं, हम टैक्स भरते हैं। निर्मल बिल्डिंग का रास्ता बनाने के लिए इन मासूमों को रास्ते बनाना चाहते हो? अच्छा बेटी तुम आ गए। देखो विजय क्या हरकत कर रहा है। चुप क्यों हो गए? जवाब दो। कितनी रिश्वत ली है तुमने? विजय! कमल, कमल मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। ये देख, अपनी आंखों से देख, ये ऑर्डर देख। ये कहते हैं जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं वो गैर कानूनी है, इसे ये खाली करवाना चाहते हैं। अरे मैं पूछता हूं ये बस्ती कैसे गैर कानूनी है? जब कॉर्पोरेशन ने हर मकान को नंबर दिया, इनके पास राशन कार्ड है, बिजली है, तो किस हिसाब से गैर कानूनी है? वाह साहब वाह, मान गए। अगर हर गरीब आपकी तरह ऐसे ही अपने हक के लिए लड़े तो फिर कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता। मामला कोर्ट में पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये कैसे हो गया? अगर बस्ती खाली नहीं हुई और निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता नहीं बना तो मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में वो बस्ती खाली चाहिए, समझे आप? रणवीर सेठ, बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कैसे? जज को मार डालोगे? ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है सेठ। जज हो या बस्ती का लीडर विजय, मतलब बस्ती खाली कराने से है। हो जाएगा। सुना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर रोड बनाने की परमिशन वापस ले ली है। अब तुम लोगों को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। सच? ये देखो। अरे विजय देख, कमल ये ऑर्डर लेकर आया है। अब आप उन लोग का बस्ती कोई खाली नहीं करेगा। देख। किसने भेजा है तुझे? हाँ, किसका आदमी है तू? किसका आदमी है तू? किसका आदमी तू? तुम कहते हो तुमने गोली विजय पर चलाई, और अगर कहीं वो गोली मेरे बेटे को लग जाती तो क्या होता? मर जाता। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो जगन? कीमतीलाल, ये जो काला बाजार का धंधा है ना, इसमें बहुत पैसा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि इस काले बाजार के अंधेरे में किसी की शक्ल नजर नहीं आती, ना कानून की, ना सच्चाई की, ना रिश्तेदारों की और ना औलाद की। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे के लिए मैं अपने बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दूं? औलादें हमारी भी हैं कीमतीलाल। धंधे की खातिर जब वक्त पड़ा तो हमने भी अपनी औलादों की कुर्बानियां दी। क्यों? क्या संपत ने अपनी बेटी की शादी तुम जैसे मामूली क्लर्क के बेटे से नहीं की? क्या यह कुर्बानी नहीं है, हा? तो फिर तुम्हारा बेटा क्या चीज है?
ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। अब तो इस धंधे की दलदल में तुम भी हमारे साथ बराबर फंसे हुए हो। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना काम करते रहो। क्या अब्बास भाई, आपने एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बनाया है, प्ले दबाती हूँ तो रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड दबाती हूँ तो प्ले होता है। अरे बेटी अपन क्या करेगा, ये अभी हर पार्ट काला बाजार में बनना चालू हो गया है। लेबल तो होता है मेड इन जापान का, लेकिन माल मिलता है पान की दुकान पे। तू बेफिक्र रह, मैं ट्राई मारता है, शाम को आके लेके जाना। हाँ नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी तू? क्या बात है बाबूजी, आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया? हाँ, मेरे लिए तो ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या मतलब? मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया बाबूजी। मैं तो आपसे कहते कहते थक गई कि नौकरी छोड़ दीजिए। वैसे भी अब कमल कमाने लगे हैं, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। बाबूजी मुझे कोर्ट जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा जा। बाबूजी, ये सवेरे सवेरे क्या मनु से खबर सुना है कि आपने नौकरी छोड़ दिया? तो क्या हुआ, एक दिन तो रिटायर होना ही था। आप तो रिटायर हो गए, मेरे तो टायर उतर गया, अब मैं क्या करूं? क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ? आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये चाय का धंधा तो कागज दिखाने के वास्ते था, असली कमाई तो आपका रिश्वत के धंधे से था। जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच शक्कर का 200 रुपए लेता था, उसमें मेरे को भी 1 टका कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच शक्कर का 1000 रुपए कर दिया। बिल्डिंग के पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। तो झूठ बोलता है। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था, कहाँ गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा अजब हो गया और आज आपने खेल खत्म कर दिया। कम से कम 15 दिन का नोटिस तो देना मांगता है तुमको। 15 दिन का नोटिस? मैंने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? जानना मैं जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। 211 क्या? ये सामान पूरा लपेटने के, ये दुकान बंद करने के, बस। अरे कैसे बंद कर देने के? 15 दिन का नोटिस चाहिए। तेरे को भी 15 दिन का नोटिस चाहिए ना? इंस्पेक्टर कमल साहब, निर्मल बिल्डिंग गिर गई है। कीमती तुमने तो मुझे मरवा दिया। निर्मल बिल्डिंग गिर गई है। क्या? तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। नहीं ठाकुर साहब, घबराइए मत। देखो देखो, अगर मैं फंस गया ना तो मैं सरकारी गवाह बनकर तुम सबको फंसा दूंगा। मैं एक एक की पोल खोलकर। ठाकुर साहब, हेलो, तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ कहने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। हेलो, जगन, देखा कमल, रिश्वतखोरी का अंजाम कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। क्या मतलब? हाँ कमल, इस बिल्डिंग को 6 माले की परमिशन मिली थी और इन्होंने 10 माले की बना दी। तेरा मतलब है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? हाँ, वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसने मेरे पिताजी की जान ली थी। मुझे मेरे पिताजी की मौत का सबूत तो नहीं मिला कमल, मगर इन बेगुनाह लोगों की मौत का सबूत मिल सकता है निर्मल बिल्डिंग की फाइल से। हम जानते थे वो फाइल तुम्हारे पास ही होगी, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया। देखा रमबीर, फंसते फंसते बच गए। वो फाइल मुझे दे दो, क्योंकि उस बिल्डिंग के बारे में बहुत पूछताछ होगी। सीबीआई वाले उस दुर्घटना के बारे में बहुत सवाल करेंगे। वो फाइल मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। वो फाइल मेरी जिंदगी है। रणबीर सेठ, वो फाइल मेरी भी जिंदगी है। अगर वो फाइल मैं आपको दे दूं
तो मेरा भी वही हशर होगा जो ठाकुर को हुआ था। कीमते, जगन धमालिया हर बेईमानी के गगन का सूरज है। हर काले काम को अपनी बेईमानी की तेज रोशनी में छुपा लेता है और तुम जैसे लोगों को जलाकर खाक कर देता है। श्री जगन धमालिया, इस कीमती की जान में तुम सबकी जान अटकी हुई है। अगर मुझे जलाने की कोशिश करोगे तो तुम सब जलकर खाक हो जाओगे। आई बात समझ में? अरे कीमती भाई, फाइल आपके पास हो भाई या रणबीर के पास हो, घर की बात है। बस वो फाइल कानून के हाथ में नहीं जानी चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। है? ये बात समझाओ उसको। अरे यार, बगैर फाइल के केस चलता ही रहेगा और फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे केस की गर्मा गर्मी भी खत्म होती जाएगी, जैसा अक्सर होता है। तो मैं चलूं? कीमतीलाल, एक बात याद रखना कि अगर तुमने कोई चालाकी की और हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी किसी को कहा तो तुम्हारे इकलौते बेटे की लाश कफन के साथ तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही जरा टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया? हाँ, अभी चेक करती हूँ। कमल, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? मुझे एक ऑफर मिली है और मैंने कबूल कर ली, तुमसे पूछे बगैर। कैसी ऑफर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर प्रसाद ने मुझे ऑफर दी है कि मैं उनका ग्रुप ज्वाइन कर लूं। वो इतने बड़े वकील हैं, मैंने फौरन हाँ कर दी। ठीक किया ना? याद करो कीमती बाबू, जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच शक्कर का 200 रुपए लेते थे, उसमें मेरे को भी 1 टका कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच शक्कर का 1000 रुपए कर दिए। बिल्डिंग के पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। आपके पास तो नोटों का भंडार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था। कहां गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा हजम हो गया। कैसेट रिकॉर्डर में बाबूजी की आवाज। अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने भी अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। अब भी कहेंगे आपका दिल साफ है? उस दिन मैंने आपको एक बेटे की हैसियत से सवाल किया था और आपने झूठ बोलकर अपने गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। लेकिन आज मैं सबूत के साथ आया हूं। इस टेप में आपके सारे कारनामों की दास्तां आप ही की आवाज में मौजूद है। क्या आप भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप कहना है, मगर अपनी सफाई में नहीं, बल्कि आज हकीकत बयान करनी है। मैंने सारी जिंदगी रिश्वत ली है, मैंने सारी जिंदगी कालाबाजारियों का साथ दिया है, मगर किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? हाँ बेटे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वरना रिश्वत के पैसे से आज तक मैंने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं तो आज तक वही पुरानी पतलून, यही पुरानी कमीज पहनकर ऑफिस जाता हूं, यही पुरानी साइकिल लेकर इसी पर बैठकर ऑफिस जाता हूं। अपने लिए क्या खरीदा मैंने? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काला बाजार के मैदान में कोलू के बैल की तरह चक्कर काट काट के जो पैसे निकालता रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे दौलत चाहिए या ऐशो आराम चाहिए। तुम होते तो कहते ना। रिश्वत की यह कहानी तो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर मैं अस्पताल में उस लालची डॉक्टर को रिश्वत न देता तो न तुम्हारी मां का ऑपरेशन होता और न तुम जिंदा पैदा होकर इस दुनिया में आए होते। और रिश्वत, जैसे आजकल की इज्जत की जबान में डोनेशन कहा जाता है, अगर मैं वो डोनेशन न देता ना तो तुम्हें किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला न मिलता। वही डोनेशन अगर मैं कॉलेज में न देता तो तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला न मिलता। आज जो तुम पढ़ लिखकर समाज में, सोसाइटी में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, उसके लिए पैसा लगता है, मुफ्त में नहीं आता है। मैं नहीं मानता इस बात को।
और गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे बड़ा करते हैं? हाँ तो जाओ पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को कैसे बड़ा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के एक गांव में जाओ, एक एक शहर में जाओ, कि गरीब के घर में जाको, पूछो उन गरीब माँ बाप से कि वो अपनी औलाद को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं। तब वो तुमको बताएंगे कि वो हर सुबह जिंदा होते हैं और हर शाम को मर जाया करते हैं। पूछो उनसे कि उनकी कितनी औलादों को डिग्रियां नसीब होती हैं, और अगर डिग्रियां नसीब होती है तो कितनों को नौकरियां मिलती हैं। तो वो तुमको बताएंगे कि हजारों में एक, और वो भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। इसलिए बेटा इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से। तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकती थी। संपत सेठ एक मामूली क्लर्क के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने उनकी फाइल रोकी और रिश्वत में कामनी का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। और बताओ, ये आपने जो कानून की वर्दी पहन रखी है ना, ये भी मेरे रिश्वत के पैसों से खरीदी गई है। वरना तुमसे ज्यादा काबिल लड़का विजय रह गया और तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए बेटा मैंने सारी जिंदगी जो बेईमानी का बोझ उठाया, काला बाजार किया, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। हाँ, मेरी खुशियों के लिए किया। वो बिल्डिंग जिसके गिरने से सैकड़ों लोग मर गए, वो भी आपने मेरी खुशियों के लिए किया। उनका खून आपने और आपके साथियों ने मिलकर मेरे लिए बहाया। आज मुझे अपने आप से घिनाने लगी है कि मैं आपका बेटा हूं। ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है वो सब दूसरों से छीना हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। मैं ये सब तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपको गिरफ्तार करके इसका प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी औलाद को जो वर्दी खरीद के दे रहा हूं, एक दिन उसी को पहनकर वो मुझे गिरफ्तार करने आएगा। अपनी अपनी तकदीर लो, पूरी कर लो अपनी तमन्ना। ये क्या कमल, तू अपने पिताजी को हथकड़ी पहनाएगा? पहना ले निर्दोष शांति, इसे अभी दुनिया में बहुत सारे सबक सीखने हैं। एक बात याद रखना बेटा, इस दुनिया में अगर कोई शरीफ आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, लेकिन अगर एक बेईमान आदमी पकड़ा जाए तो उसे बचाने के लिए हजारों आदमी खड़े हो जाते हैं। चलिए। इंतिलाल हाजिर हो। जज साहब, कितनी अजीब सी बात है। ये वकील जो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रही है मेरी बहू है, और इंस्पेक्टर जो मुझे गिरफ्तार करके लाया है मेरा बेटा है। ये है आज की नई पीढ़ी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। श्री कीमतीलाल, क्या यह सच है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे? सच। तो यह भी सच होगा कि फाइलें आपके हाथ से होकर गुजरती थी? जहां ज्यादातर फाइलें मेरे टेबल से होकर गुजरा करती थी। तो फिर निर्मल बिल्डिंग की फाइल भी आप ही के हाथ से गुजरी होगी? जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर वो फाइल पास कैसे हुई? उस पर ठप्पा किसने लगाया? मुझे क्या मालूम। अक्सर ऐसे होता था कि कुछ फाइलें ठाकुर साहब के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करती थी, उस पर ठप्पा मार के पास कर दिया करते थे। हो सकता है ये फाइल भी ठाकुर साहब पास की हो। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर साहब भी रिश्वतखोर थे, वो भी कालाबाजारी करते थे? एक मिनट, वो भी कालाबाजारी करते थे क्या मतलब? ये ना मैं भी कालाबाजारी करता हूँ, मैं भी रिश्वतखोर हूँ। आप कहना क्या चाहती? मैं नहीं कहना चाहती, बल्कि आपने खुद अपनी आवाज में अपने जुर्म का इकबाल किया है, जिसका सबूत ये टेप रिकॉर्डर है। वकील साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये आवाज मेरी है? सबूत है, एक ऐसा सबूत जो ये साबित कर देगा कि आपकी आवाज है। भाई भगवान का हाजिर नाजिर करके कसम खाता है, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच जोड़ के कुछ भी बोलेगा नहीं। मैं जज साहब मेरे को एक गारंटी देना मांगते हैं, मैं सच बोलूंगा।
ये लोग मेरा कपड़ा उतार के नंगे तो नहीं करेंगे ना? ऑर्डर ऑर्डर। घबराओ मत कुट्टी, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने स्टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई 2 आवाजें सुनी, उसमें से एक आवाज तुम्हारी है ना? हाँ मेरा आवाज है। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि उसमें जो दूसरी आवाज है वो किसकी है? चुप क्यों हो? सच सच बताओ कुट्टी, वरना नहीं, मैं सच सच बोलेंगे। ये आवाज बाबूजी का है। तुम झूठ बोल रहे हो कुट्टी, वो आवाज मेरी नहीं है। नहीं तो क्या मेरे बाबू की आवाज है? इतने बुड्ढे हो गया काली पुकड़ झूठ बोलता है। अभी जज साहब ने गारंटी ली है आपको नंगा नहीं करेगा, फिर गाय को बात करता है। कुट्टी मेरे खिलाफ आवाज देखे तू मेरे को बताने की कोशिश करता है क्या? मेरे को मालूम वो टेप रिकॉर्ड में मेरे आवाज नहीं, तू तेरा आवाज भरा है, मेरे को बताना नहीं है क्या? मेरे आवाज का नकल बिल्कुल मेरा आवाज जैसा। ये मेरा आवाज निकाल के तुम किसी दिन मेरे को एक दिन फंसा देगा। सुनिए साहब, ये खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं इस जैसी आवाज निकाल सकता हूँ, इसको फंसा सकता हूँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि किसी और ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की हो और मुझे फंसाने की कोशिश की हो? जज साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कानून सिर्फ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाज की बुनियाद पर किसी को गुनहगार ठहरा सकता है? मुलजिम का कहना सही है। सिर्फ टेप की आवाज की बिना पर इन्हें मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई और गवाह या सबूत हो जिससे मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा सके तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। एक गवाह है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा गवाह है, उसको सब कुछ मालूम है। बाबूजी रिश्वत लेता था, मेरे को कमीशन देता था, उसको सब कुछ मालूम है। कौन है वो गवाह? 211, एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दुकान में काम करता था, उसको बाबूजी का शक्कर का पूरा चक्कर मालूम है। ठीक है, उस लड़के को कल अदालत में पेश किया जाए, उसका बयान सुनने के बाद ही ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हवलदार साहब, 211 को कुछ पता चला? नहीं विजय बाबू, लेकिन कमल साहब मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगा के गए हैं। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा मैं कमल साहब को खबर कर दूंगा। अरे ये क्या? और खाना बेटे? ये यहाँ कैसे आ गया? नमस्ते बाबूजी। ये बेचारा एकदम भूखा प्यासा तेरा पता पूछते पूछते अपुन के पास आया, तो अपुन इसको यहाँ ले आया। हाँ बाबूजी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपनी तो चाय की दुकान भी बंद हो गई, भूखा था और सोने को जगह भी नहीं थी, इस वास्ते आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया बेटे। अच्छा एक बात बता, ये कीमतीलाल और कुट्टी के बीच में शक्कर का मामला क्या था? क्या कीमतीलाल शक्कर के नाम पर रिश्वत लेता था? हाँ बाबूजी, 1 चम्मच शक्कर का मतलब 500 रुपया और 2 चम्मच शक्कर का मतलब 1000 रुपया। और कभी कभी तो कीमती बाबू 1 कप चाय में 6 चम्मच शक्कर डाल के पीते थे। तू ये कोर्ट में बोल सकेगा? हाँ बाबूजी। चल अब सो जा। अरे ये बाबूजी की तस्वीर यहाँ कैसे? ये मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे बाबूजी। मेरे कुछ दिन बहुत खराब लगा बाबूजी। जिस दिन इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, इनकी छतरी में से नोट निकले थे, मगर वो नोट इनके नहीं थे। तो वो नोट कीमती बाबू ने इनकी छतरी में रख दिए थे। तू सच कह रहा? 211? मैं बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। कीमती बाबू ने इधर उधर देखा और फिर चुपके से नोटों का बंडल खोलकर उनकी छतरी में डाल दिया। क्या बात है? हम इस बच्चे को कोर्ट ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन विजय तो कमल को लेके आने वाला था इसे ले जाने के लिए। वो लोग सीधे कोर्ट चले गए हैं। कमल साहब ने हमें भेजा ऐसे ले जाने के लिए। चलो। हाँ चलो। अरे तुम दोनों यहाँ? वो तो कह रहे थे कि तुम लोग कोर्ट चले गए। कौन लोग? वो है इंस्पेक्टर जो 211 को लेकर गया। कह रहा था कि तुमने उसे भेजा है। मैंने उसे भेजा? किस तरह थे वो लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
मुझे काले का रास्ता। हरामजादे, तू अदालत में जज के सामने बयान देना चाहता था ना? अब तू ऊपर की अदालत में जाएगा और भगवान के सामने बयान देगा। कोई अपने जगह से हिलना नहीं। 211 ऊपर आ जा। अरे पकड़ो साले को। मैं तुझे अभी अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे अस्पताल नहीं, अदालत ले चलिए ताकि मैं सच्चाई कह सकूं। नहीं, नहीं 211। आपको मेरी कसम है बाबूजी, मुझे जल्दी ले लिए। आपको मेरी कसम है। किसके लिए काम करता है वो? कौन? तुमने गोली क्यों चलाई? क्यों मारा इसे? ये तुम पर वार करने वाला था, इसलिए मैंने गोली मार दी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जानबूझकर इसका खून किया है। अदालत काफी देर इंतजार कर चुकी, लेकिन वो गवाह अभी तक अदालत के सामने नहीं आया। इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है कि कीमती लाल के खिलाफ जितने गवाह और सबूत पेश किए गए वो सब कमजोर थे। लिहाजा ये अदालत कीमती लाल को बेगुनाह तस्लीम करते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। 211 विजय, विजय, क्या हुआ इस बच्चे को? अरे आओ बेटे आओ, ये है वो खुदगर्ज इंसान जिसने अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियां बेच डाली। मुजरिम होते हुए आज तक कानून के दामन से बचता रहा। बेगुनाहों को मुजरिम साबित करके खुदकुशी करने पर मजबूर करता रहा, यहां तक कि इस मासूम बच्चे का खून
इसी रिश्वतखोर कालाबाजारी ने करवाया। बेटी, इसने बिल्कुल सही कहा। दुनिया जिस अदालत को भूल जाती है, उसकी अदालत ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने एक सच्चे, ईमानदार और शरीफ इंसान के बेटे के हाथों अपने गुनाहों की सजा पाली। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैं सचमुच कसूरवार हूं। मैं सारी जिंदगी रिश्वत लेता रहा हूं, कालाबाजारी करता रहा हूं, मगर मैं और मेरे जैसे हजारों लोग रिश्वत के उस जहरीले पेड़ के मामूली से पत्ते हैं, और पत्तों को तोड़ने से जहरीले पेड़ का जहर खत्म नहीं होगा जज साहब। और अगर आपको वाकई रिश्वत का काला बाजार खत्म करना है तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ डालिए, उस पेड़ के तनों को काट डालिए। मैं बताता हूं कि वो जहरीला पेड़ कहां है। मैं बताता हूं आपको, वो जहरीला पेड़ ये लोग हैं। ये वो जहरीले लोग हैं जिनकी जड़ें देश की जमीन में चारों तरफ फैली हुई है। उन जड़ों की जाल में इस देश का हर गरीब कमजोर मछली की तरह फंस के रह गया है, क्योंकि इस देश का हर गरीब अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहा है। एकता नहीं है लोगों में। अगर सब में एकता पैदा हो जाए तो एकता की कैसी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी जिससे गरीबी, मुफलिसी, लाचारी के तूफान टकरा टकरा कर बिखर जाएंगे, मगर उस दीवार को कभी तोड़ नहीं सकेंगे। रक्षाओ! क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो कमल। विजय, कमल, मुझे माफ कर दे कमल, लेकिन मेरे एक के हथकड़ी पहनने से लोगों में एकता की कितनी कड़ियां जुड़ती जा रही है, वो देख।